Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the Bryophyta. आज हम आपको ब्रायोफाइटा के बारे पर बताएंगे। ये क्लास 11th का टॉपिक है। यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा टोटल एनसीईआरटी का डिस्कशन होगा। वैसे ब्रायोफाइटा में बहुत खास बातें हैं, लेकिन हम केवल उतना ही कवर करेंगे जो कक्षा 11 की एनसीईआरटी पर दिया हुआ है और उन्हीं बिंदुओं को हम क्लियर करेंगे। तो आइए ब्रायोफाइटा को देखते हैं। ये प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है ब्रायोफाइटा। पिछली वीडियो पर आपने शैवालों के बारे पर देखा है। जब हम पढ़ने का सिस्टम बनाते हैं तो सबसे पहले एल्गी होता है प्लांट किंगडम में, इसके बाद ब्रायोफाइटा होता है, फिर टेरिडोफाइटा होता है, इसके बाद जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म होता है। तो अभी तक हमने एल्गी पढ़ा है, अब ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो जैव विकास के क्रम में अगर पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा पहले आते हैं कि एल्गी पहले आते हैं, तो एल्गी पहले आते हैं, इसके बाद ब्रायोफाइटा आते हैं। तो ब्रायोफाइटा के बारे पर देखिए क्या है। सबसे पहले ही एनसीईआरटी पर लिख दिया है कि ब्रायोफाइटा में मांस तथा लिवर वर्ट आते हैं। अब ये क्या है, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे। तो पहली ही लाइन पर उन्होंने लिखा है कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मांस और लिवर वर्ट आया करते हैं। ठीक, इसके बाद अब इनके वास स्थान की बात होती है कि ब्रायोफाइटा कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा होंगे वो नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पहाड़ी इलाकों पर पाए जाएंगे क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर नमी बनी रहती है। अभी तक एल्गी जो थे वो ज्यादातर जलीय थे, अब वहां से निकल करके ये पौधे आए हैं तो इनमें ये थल की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब पूरे ये जलीय नहीं है, अब ये थल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक समय इनमें ऐसा आएगा कि इनको जल की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान देना, ये थल की ओर बढ़ रहे हैं मतलब थल में उग रहे हैं। इसके अलावा जब निषेचन की इनको जरूरत पड़ती है लैंगिक जनन के समय, उतने समय जल की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए इनको हम पादप जगत के उभयचर कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है ये पहाड़ियों में नम तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस इन हिली एरियाज। तो ये आपने देखा नमी वाले स्थानों पर और छायादार स्थानों पर। ये रेगिस्तान में नहीं उगते हैं, इनको जल जरूर चाहिए, ये बात ध्यान देना यहाँ पर। इसके बाद लिखा है कि पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। हमने अभी डिस्कशन किया कि क्यों ये उभयचर कहलाते हैं, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं। वहां अगर एल्गी की बात करें तो वो जलीय माहौल पर ही ज्यादा रहा करते थे। ये क्या है, ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, लैंड में भी ये जीवित रह सकते हैं। लेकिन जब लैंगिक जनन का समय आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर इनको जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के समय जल की आवश्यकता इस पर रहा करती है। इसीलिए तो हम इन्हें पादप जगत के उभयचर कहते हैं। जैसे एनिमल किंगडम में जो मेढक वाला वर्ग है एम्फीबिया, उसे जंतु जगत का उभयचर कहा करते हैं, लेकिन ये पादप जगत के उभयचर हैं। ठीक, अब इसके बाद इनका पादप काय जो होता है वो शैवाल से अधिक विभेदित होता है। इनका जो पादप काय रहा करता है वो शैवाल से अधिक विभेदित रहा करता है। ये हमने आपको बताया है कि इनकी जो प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, शैवाल से ज्यादा विभेदित होगी, क्योंकि शैवाल पहले आए हैं, ये बाद में आए हैं। इसलिए इनकी प्लांट बॉडी शैवाल की तुलना में ज्यादा जटिल होती है। यह थैलस की तरह होता है। थैलस का मतलब शैवाल भी थैलस की तरह थे, ये भी थैलस की तरह है। तो थैलस का मतलब क्या होता है, थैलस थोड़ा सा कुछ एडवांस टाइप में इसमें रहा करता है। थैलस शब्द का मतलब होता है कि ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स ना हो, मतलब जड़, तना और पत्तियां ना हो। तो जड़, तना और पत्तियां वहां पर भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जड़ जैसी कुछ रचनाएं बन जाती हैं। हालांकि जड़ नहीं होती है वो, लेकिन जड़ की आभा देने वाली जड़ जैसी रचनाएं बन जाती हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, मूलाभ कहते हैं, या अंग्रेजी में उनको राइजोइट्स कहा जाता है। तो पादप काय शैवाल से अधिक विभेदित हैं, ये थैलस की तरह होता है।
समझ गए थैलस क्या होता है। प्लांट बॉडी इन विच रूट स्टेम एंड लीव्स आर अब्सेंट। इसके बाद ये क्या है, सयान अथवा सीधा होता है। सयान का मतलब होता है जो जमीन के संपर्क में रहे, और सीधे का मतलब ऐसे, जैसे ये है मार्कर हमारा, तो ये कैसी पोजीशन है, सयान पोजीशन है। ठीक, इसको हम प्रोस्ट्रेट कहते हैं। और सीधे का मतलब ऐसे भी ये उगते हैं, इनको हम इरेक्ट पोजीशन कहते हैं। तो दोनों प्रकार से ये उग सकते हैं। इसके बाद यह एक कोशिक अथवा बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, हमने बताया कि जड़ तो पाई नहीं जाती है, जड़ को हम मूल कहते हैं, तो मूल जैसी रचना कुछ पाई जाएगी। मूलाभ का मतलब जो मूल की आभा देता हो। जड़ नहीं है, मूल नहीं है, लेकिन मूल जैसी रचना यहाँ पर मिलेगी। और वो करेगी क्या, जो जड़ का काम होता है। जड़ का काम क्या होता है, पौधे को साधे रखना। उसी प्रकार से जो मूलाभ होते हैं या राइजोइड्स होते हैं, ये पौधे को, जो ब्रायोफाइट का पौधा है, उसको चिपकने में मदद करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूलाभ द्वारा ये सबस्ट्रेटम मतलब किसी आधार से ये जुड़ा रहा करता है, अटैचमेंट रहा करता है। ठीक, मीन्स राइजोइड्स आर द स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ प्लांट बॉडी टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से जुड़ने पर मदद करती है ये जो मूलाभास या मूलाभ या राइजोइड्स होते हैं। हमने बताया है कि इनमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जड़ जैसी, पत्ती जैसी, तना जैसी रचना होगी। कुछ पौधे इनमें ऐसे मिलेंगे जिनमें जड़ जैसी, तना जैसी और पत्ती जैसी रचना मिलेगी। हम जैसी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये ना समझना कि जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। जड़ की तरह की, पत्ती की तरह की और तने की तरह की रचना पाई जाएगी, लेकिन ओरिजिनल जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। ओके, इसके बाद अब इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मुख्य रूप से लैंगिक रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हम इन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। तो इनमें सेक्सुअल आर्गन की जरूरत पड़ेगी, मतलब लैंगिक अंगों की जरूरत पड़ेगी। तो लैंगिक अंग जो इनके होते हैं, सेक्सुअल आर्गन, वो मल्टी सेलुलर रहा करते हैं, बहुकोशिक रहा करते हैं। ध्यान देना, लैंगिक अंग जो होंगे वो बहुकोशिक होते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना, इसकी हिंदी होगी बहुकोशिक होते हैं। यहां पर मूलाभ के बारे पर और बता दें कि जो ये मूलाभ होते हैं वो एक कोशिक हो सकते हैं या बहुकोशिक हो सकते हैं, मतलब यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। दो प्रकार के इसमें मूलाभ पाए जाते हैं। ठीक, हाँ, अब यहां पर बात करते हैं सेक्सुअल आर्गन के इनके, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। अब ब्रायोफाइटा में ये जो जीवन चक्र इसका है, इसको एनसीईआरटी ने लिख दिया है, तो इसको हमने लाइनियर डायग्राम के द्वारा बताया है। जो ब्रायोफाइटा का पौधा होता है वो युग्मकोद्भिद होता है। ये शब्द कहां से आ गए, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, इनको ध्यान देना। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है युग्मक उत्पन्न करने वाले, और बीजाणुद्भिद का मतलब क्या होता है, बीजाणु उत्पन्न करने वाले। ठीक, देखिए, युग्मकोद्भिद, यहां पर अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें तो युग्मक उद्भिद मतलब युग्मक उत्पन्न होंगे यहां से, और बीजाणुद्भिद में क्या उत्पन्न होते हैं, बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो ये ध्यान यहां पर देना। तो जो ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा होता है वो युग्मकोद्भिद होता है, मतलब युग्मक उत्पन्न करने वाला होता है। ये युग्मक उत्पन्न करेगा, गैमेट उत्पन्न करेगा। अब ये युग्मक कहां पर बनेंगे, तो ये जननांगों पर बनते हैं। इनके जननांगों को क्या कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा के पौधे में जो नर जननांग होगा उसे हम पुंधानी कहेंगे। मेल सेक्स आर्गन को हम पुंधानी कहते हैं या एंथ्रीडियम कहते हैं। इसी प्रकार से फीमेल सेक्स आर्गन या मादा जनन अंग को हम क्या कहते हैं, स्त्रीधानी या फिर आर्चिगोनियम कहते हैं। तो ये ध्यान देना, फिर सुन लीजिए, नर जननांग को हम पुंधानी कहते हैं और मादा जननांग को हम स्त्रीधानी कहते हैं। अंग्रेजी शब्द यहाँ पर लिखे हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। फिर एनसीईआरटी ने लिखा है कि स्त्रीधानी जो होती है वो फ्लास्क के आकार की होती है, आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड। ओके, अब पुंधानी से क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे। भाई ये नर जननांग है तो नर युग्मक बनेंगे।
नर जननांग से नर युग्मक बनते हैं और मादा जननांग से या स्त्री धानी से क्या बनेंगे, मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक बनते हैं। अच्छा, नर युग्मक को कहते क्या है, पुमंग कहते हैं, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंड कहते हैं। इन्हें एंथ्रोजॉइड और एग भी कहा जाता है। अब ये बन जाते हैं, एग कहाँ पर रहेगा, ये स्त्री धानी के अंदर ही रहता है। अब जो पुमंग होता है वो पानी की सहायता से तैरते हुए आता है, कहाँ पर, स्त्री धानी के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पर उपस्थित एग से, अंडे से मिलन करता है। यहाँ पर ध्यान देना, जो पुमंग होंगे उनमें 2 फ्लैजला पाए जाएंगे, मतलब ये बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है। पुमंग या एंथ्रोजॉइड में फ्लैजला कितने होंगे, 2 होंगे, और इन्हीं की सहायता से ये पानी में तैरते हुए स्त्री धानी के अंदर प्रवेश करता है और वहां पर उपस्थित अंडे से मिलन करता है। मिलन करके एक महत्वपूर्ण रचना बनाता है जिसे हम युग्मनज कहते हैं या जाइगोट कहते हैं इसको। अब जाइगोट में आप यहाँ पर ध्यान देना कि मियोसिस नहीं होती है, यहाँ पर अभी मियोसिस नहीं होगी, बाद में होगी। फिर यहाँ पर मियोसिस तुरंत नहीं होती है, मियोसिस इसमें तुरंत नहीं होती है, तुरंत नहीं होती है, मतलब जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो यहाँ पर तुरंत नहीं होता है। फिर क्या होता है, इसमें विभाजन होता है और बीजाणुभिद बनता है। अंग्रेजी में इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। हमने भी बताया कि बीजाणुभिद का मतलब होता है बीजाणु उत्पन्न करने वाले, मतलब अब इस रचना से क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे, जिनको हम स्पोर्स कहेंगे। तो बीजाणुभिद पर कुछ कोशिकाएं होती हैं। अब यहाँ पर उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के बाद फिर क्या बन जाता है, बीजाणु बन जाता है, स्पोर्स बन जाते हैं। ये स्पोर्स अंकुरित होते हैं और क्या बना देते हैं, उन्हें नए पौधे को बना देते हैं, ब्रायोफाइटा के नए पौधे को बना देंगे, अर्थात वो पौधा कैसा होगा, युग्मकोद्भिद पौधा होगा। एनसीईआरटी ने यहाँ पर नहीं लिखा है, बीजाणु के अंकुरण के बाद एक रचना इसमें बनती है जिसको हम प्रोटोनिमा कहते हैं। फिर उनमें कलिकाएं बनती हैं और इसके बाद फिर ये युग्मकोद्भिद बनता है। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पर प्रोटोनिमा के बारे पर या पुतंतु के बारे पर नहीं लिखा है। बीजाणु अंकुरित होते हैं और उनसे ये युग्मकोद्भिद पौधा बन जाया करता है। तो यहाँ पर ये युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद को जरूर ध्यान देना। अब एक बात खास है यहाँ पर, इसका जो बीजाणुभिद होता है, बीजाणुभिद जो इसका होता है, बीजाणुभिद वो क्या होता है, मुक्त जीवी नहीं होता है। एनसीईआरटी ने लिखा है मुक्त जीवी नहीं होता है, मतलब फ्री लिविंग नहीं होता है, ये मर जाएगा अगर इसको युग्मकोद्भिद नहीं मिलेगा। अर्थात ये बीजाणुभिद मुक्त जीवी नहीं है, ये क्या है, किसी पर निर्भर है। तो प्रश्न आता है किस पर निर्भर है, तो ये बीजाणुभिद अपने युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। काहे के लिए निर्भर रहता है, तो वहां से पोषण प्राप्त करता रहता है। ठीक समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये हम ब्रायोफाइटा के बारे पर चर्चा कर चुके जो एनसीईआरटी में बिंदु दिए हुए हैं। हालांकि और किताबों पर और ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन ये जो एनसीईआरटी के पॉइंट हैं इनको हमने यहाँ पर क्लियर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।